हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई मैथ्स। आई एम गुरलीन सिंह, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। सिर्फ 2 दिन बचे हैं हमारे क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए। आई एम ब्रिंगिंग यू 2 शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में पहले 7 चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे और सेकंड वीडियो में उसके अगले 7 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। बेसिकली क्या क्या हम रिवाइज करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। हम जो भी कॉन्सेप्ट्स ज्यादा यूज होते हैं, जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, उन सबको थॉरली एक बार देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो जाने वाला नहीं है ये। तो आपको लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, स्टे रेडी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर जो होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, ठीक है। तो दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एंड को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो 2 नंबर्स होते हैं जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी, सच दैट उनका एचसीएफ जो है वो 1 आ जाए। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ इज इक्वल टू 1। व्हाट डू वी मीन बाय एचसीएफ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे आप समझ में रखो कि दीज कैन बी कॉम्पोजिट नंबर्स, लाइक 4 और 9 हो सकते हैं, बट रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं ग्रेटर देन 1, उनको या तो हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में लिखेंगे या तो उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स की कैटेगरी में लिख सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जितने भी नंबर्स ये सब हैं 4, 9, ठीक है, ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, 4, 9, 25। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, जितने भी ये वाले नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे 6 भी आ सकता है, 2 इंटू 3, यहाँ पे 8 भी आ सकता है, 2 क्यूब। तो इस तरह से हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। द फंडामेंटल this fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be written or factorized as the product of primes, and this factorization is unique. तो हर एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। कोई भी 2 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन मैच नहीं हो सकती अगर वो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये वाली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट हम आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स। तो एक ऐसा नंबर जो जितने भी इंटीजर्स हमारे पास प्रेजेंट है उन सबको डिवाइड करता हो, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 और 6 है, तो एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो दैट विल बी 2, और एक ऐसा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे तो ऐसा सबसे छोटा नंबर विल बी 12। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। To find the HCF and the LCM of the given numbers using prime factorization or fundamental theorem of arithmetic, first express each number in form of the product of prime factors. Okay. और HCF क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको HCF और LCM के क्वेश्चंस निकालने को आए तो आप ये समझ लो कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स जितने भी होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द HCF, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पे कॉमन फैक्टर की बात नहीं हो रही है, यहां पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट है इन द नंबर्स, उन सब की ग्रेटेस्ट पावर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट विल गिव यू द HCF। जैसे लेट्स से हमारे पास है a क्यूब b स्क्वायर एंड a स्क्वायर b क्यूब। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन दोनों का अगर HCF देखना है तो कॉमन पावर्स जो हैं, लेट्स से यहाँ पे एक c भी ऐड कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे c स्क्वायर ऐड कर दिया। तो स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हमें सिर्फ 2 दिख रहे हैं, a और b। इनकी स्मॉलेस्ट पावर्स हैं a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, एंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर्स प्रेजेंट विच इज a क्यूब b क्यूब एंड c स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास LCM हो गया एंड दिस इज द HCF। आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, तो ये वाले कुछ रिलेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन which will be getting used. LCM of 2 or more prime numbers is equal to their product. तो जितने भी अगर हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं
और उनका अगर एलसीएम निकालने को बोला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जैसे कि 357 का अगर एलसीएम निकालना है तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF of 2 or more prime numbers is always 1. So this is also a piece of information which is useful. For 3 positive integers, कई बार ये प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव दैट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, HCF into LCM is not equal to the product of 3 numbers. और जब 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, तब हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको HCF और LCM निकालने हैं तो you have to use these formulas. So LCM of ABC is equal to A into B into C into HCF of ABC upon HCF of AB, HCF of BC, HCF of AC. And similarly, HCF of ABC is equal to ABC into LCM of ABC upon LCM of AB, LCM of BC, LCM of AC. तो ये इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन है। और उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस का भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। नाउ व्हाट इज दिस कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन देखना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो कुछ इस तरह से हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस पता करते हैं। और अगर हमें HCF ऑफ फ्रैक्शन पता करना होता है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो कुछ इस तरह से हम जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनका हम LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर ऊपर LCM ऑफ फ्रैक्शंस है तो न्यूमरेटर्स का LCM लेंगे, डिनोमिनेटर का HCF। अगर HCF निकालना है, न्यूमरेटर का HCF लेंगे, डिनोमिनेटर का LCM। आगे बढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है दैट विल बी अ रैशनल नंबर। जैसे कि अगर कुछ ऐसा नंबर है 0.3 बार, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज नॉट एन इरैशनल नंबर। तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले ही इरैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग वाले तो वैसे भी रैशनली हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि ये एग्जांपल है 0.101, ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। या फिर वो पैटर्न है, या फिर ये पैटर्न है, या फिर पाई है, या फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ई, मतलब इसका नाम होता है ऑयलर्स नंबर। तो दिस इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर, वेरी फेमस वन। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच ऑल्सो गेट्स यूज्ड इन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये थ्योरम है दैट लेट ए बी अ प्राइम नंबर इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है, देन ए डिवाइड्स पी एज वेल where p is a positive integer। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि इसको हम जैसे कि √2 को इरैशनल प्रूव करना होता है तो इसमें ये वाली थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज आता है कि अगर a डिवाइड्स p स्क्वायर देन a डिवाइड्स p एज वेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको MCQ में या assertion रीजन टाइप में भी पूछे जा चुके हैं पिछले ईयर के पेपर में। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज इरैशनल नंबर्स की लिस्ट की हैं। एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है, इट विल बी अ रियल नंबर। रियल नंबर की सब कैटेगरी में ही इरैशनल नंबर्स आते हैं। एंड इरैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। एंड इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, मतलब डेसिमल पार्ट नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, इसका ये मतलब है। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरैशनल नंबर। ओके, सो देखो, अगर हमारे पास √4 है तो इसको तो मैं 2 लिख सकता हूं, पर अगर √5 है, ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम इरैशनल नंबर। ओके, सो किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दैट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। टू बी स्पेसिफिक, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, अगर कोई नॉन स्क्वायर नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दैट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। तो सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल हमेशा इरैशनल होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल ये भी इरैशनल होगा। तो एनी ऑपरेशन बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर विल ऑलवेज गिव यू एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि रैशनल नंबर एक है, दूसरा इरैशनल नंबर है, तो इनका जितने भी ऑपरेशंस करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक इरैशनल नंबर ही आएगा। इफ वन इज इरैशनल नंबर अनदर इज अनदर इरैशनल नंबर, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिवीजन रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। कैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर एक √2 है और एक -√2 है, इनका सम 0 हो जाएगा, या फिर √2 और √2 इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, इन दोनों का डिवीजन भी 0, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 हो जाएगा विच इज अ रैशनल नंबर, एंड इन दोनों का जो डिवीजन है दैट विल बी -1, ठीक है, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि √2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इफ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सम नंबर
विच कैंसल्स इट आउट। ओके, तो इस तरह से जब हमारे पास एक इररेशनल नंबर होगा एंड एक रैशनल नंबर, दूसरा भी इररेशनल नंबर होगा, तब हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इट कैन बी एन इररेशनल नंबर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम बहुत ही क्विकली करने वाले हैं ये पूरे वीडियो को। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ए टू एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है वेयर एन इज अ होल नंबर। ओके, और ये जो सारी पावर्स हैं, ये सारी हमारे पास होल नंबर पावर्स होती हैं। एंड ये जो सारे हैं, दीज आर द रियल नंबर्स, कोएफिशिएंट्स इन सबको बोला जाता है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डिग्री? जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब जैसे कि डिग्री का क्वेश्चन आ जाए, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इन पॉलिनोमियल, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसको डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स की हाईएस्ट पावर इज 6, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 6। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री वाले को लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक एंड 4 डिग्री वाले को बाइक्वाड्रेटिक। ओके, व्हाट्स योर कमेंट ऑन द 0 डिग्री? तो 0 डिग्री कौन से पॉलिनोमियल की होती है? अगर हम पॉलिनोमियल लिखें px इज इक्वल टू 0, इट हैज डिग्री, ओके जस्ट अ सेकंड, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से px इज इक्वल टू 5, तो इसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी 5x टू द पावर 0। तो जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट है अदर देन 0, देन उसकी डिग्री हो जाएगी 0। बट अगर हमारे पास px इज इक्वल टू 0 है, इसकी डिग्री विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे आपका एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्लास 9th में यूजुअली पूछा जाता है। 5x टू द पावर 0 अगर कुछ ऐसा नंबर होगा तो इसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी 0 एंड मतलब कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होगी। और अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेस में उसको कैटेगराइज करना है, अगर कोई भी टर्म नहीं है तो दैट इज अ 0 पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास 1 टर्म है तो दैट इज अ मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है। ओके, तो इन सब की अगर एक एक एग्जांपल लिखनी है तो दिस इज अ प्रीटी इजी टास्क, आई थिंक यू कैन डू दिस। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से m इज अ रियल नंबर, अगर मुझे px की वैल्यू m पे चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रिप्लेस x बाय m, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ m। उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, p ऑफ m। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू m। इस तरह से इसको रीड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कोई रियल नंबर के लिए अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर पॉलिनोमियल की a पे वैल्यू 0 हो जाए, देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ओके, तो बेसिकली अगर कोई पॉलिनोमियल में a वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 0 आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये एजर्शन रीजन या फिर आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अगर कोई डिग्री n का पॉलिनोमियल है, देन उसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं। जैसे अगर कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस ही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये क्लास 9th का टॉपिक है, पर यहाँ पे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए px का फैक्टर तब होगा जब x इज इक्वल टू a पुट करने पे हमारे पास p ऑफ a की वैल्यू 0 आएगी। Conversely, if x minus a is the factor of px, then it must be clearly understood that p of a will be equal to 0. तो ये फैक्टर थ्योरम होती है। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को ग्राफ, सिर्फ एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोस होंगे। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस होंगे। नाउ ग्राफ दीज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो ये जीरोस की वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होती हैं, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जाके कट कर रहा है या टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, px be a polynomial of degree n, the graph of px intersects the x axis at most n points। तो ज्यादा से ज्यादा वो n पॉइंट्स पे ही मीट कर सकता है। अगर उसकी डिग्री n है तो ज्यादा से ज्यादा n रूट्स होंगे उसके, तो इसका मतलब n पॉइंट्स पे ही कट करके जा सकता है ज्यादा से ज्यादा वो। आगे ग्राफ में हम देखते हैं, हमारे पास 3 बेसिक केसेस होते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है
दैट इज नॉट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा। अगर a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड फेसिंग, a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, सॉरी, अगर d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 है तो वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा। इस केस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास d इक्वल टू 0 है, विच मींस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो पैराबोला सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, दिस पॉइंट या फिर दिस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द रिपीटेड रूट, ठीक है। इसको रियल एंड इक्वल रूट्स वाला केस भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिपीटेड रूट। नेक्स्ट केस देखते हैं। जब पैराबोला इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो वो या तो ऊपर से निकल जाएगा या नीचे को निकल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका a ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड फेसिंग है या फिर वो डाउनवर्ड फेसिंग है। तो दिस इज द केस ऑफ रूट्स ऑफ इमेजिनरी। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस डजंट हैव अ स्टैंडर्ड शेप, तो इसकी कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं होती हमारे पास। नाउ दिस विल ऑलवेज टच द एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस एंड एट मोस्ट थ्राइस पॉइंट्स। तो इसके दो एक्सट्रीम केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। इस केस में हम देख सकते हैं इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, इस केस में हम देख सकते हैं इसका सिर्फ एक रूट आ रहा है। एक केस ऐसा भी हो सकता है जब वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करके जाए और एक पॉइंट ये हो जाए, तो इसके 2 जीरोस भी आ सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। सो point to be noted, if the sum of coefficients of polynomial is 0, then x minus 1 is a factor of polynomial. So this is a very basic thing कि अगर हमारे पास coefficients का sum जो है polynomial का वो 0 आएगा, जैसे let's say we have 2x square plus 3x minus 5 is equal to 0, और let's say यही polynomial था, इसको मैंने quadratic में convert कर दिया अभी, sorry। तो ये पॉलिनोमियल है, इसका मुझे 0 फाइंड करना है। तो मैं देख सकता हूं कि इनके सम ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है 2 + 3 - 5 दैट इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाएगा, 2 + 3 - 5 विल गिव यू 0, व्हिच मींस 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हमारे पास एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है व्हिच इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k, ठीक है। सो दिस हैज नो जीरो एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर k नॉट इक्वल टू 0 है, इसका कोई जीरो नहीं है। पर अगर px इज इक्वल टू 0 है तो इसके बहुत सारे जीरोस हैं, अनलिमिटेड जीरोस हैं, क्योंकि वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और x एक्सिस पे इनफाइनाइट जीरोस हो सकते हैं। दैट मींस उसकी डिग्री भी इनफाइनाइट ही हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये वाला क्यूबिक इक्वेशन का केस है जिसमें हमारे पास एक रूट होता है क्यूबिक में। ये क्यूबिक इक्वेशन का केस है जिसमें हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। दिस इज द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास 2 जीरोस होते हैं। ये जो केस है इसमें हमारे पास 1 2 3 4 बाई क्वाड्रेटिक का केस है जिसका a इज लेस देन 0, एंड दिस इज आल्सो केस ऑफ बाई क्वाड्रेटिक। दिस इज अ केस ऑफ डिग्री 5 पॉलिनोमियल। तो इसके 1 2 3, तो ये वाले जो जीरोस हैं ये रिपीटेड जीरोस होते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस को वो टच करके जाएगा वो रिपीटेड जीरोस होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो हमें ये याद रखना है, अगर हमारे पास ax² + bx + c ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है दैट इज -b/a, व्हिच इज माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a, व्हिच इज कांस्टेंट टर्म ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स 2 जीरोस आर गिवन। तो सिंपली आपको ऐसे लिखना है x² माइनस sx plus p, तो बेसिकली सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस p। सो अगर यहाँ पे ये कुछ फ्रैक्शन में है तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से भी हम पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। k की वैल्यू हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे कि उसकी फ्रैक्शन हट जाए। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, थर्ड चैप्टर। तो सिचुएशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले तो सिचुएशंस आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए आपको कि कौन सी सिचुएशंस है जहां पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बन रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस इज 120। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल। इनिशियली वी अज्यूम द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल एज x एंड कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज एज y। तो यहां से हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज है। जैसे कि हमारे पास 3 एप्पल्स का जो कॉस्ट है तो वो हो जाएगा 3x और 5 ऑरेंजेस का कॉस्ट हो जाएगा 5y। दिस विल बी इक्वल टू 120। So this will be the first equation which we get. ऐसी हमारे पास 2 equations बनेंगी, उनको solve करके हमारे पास x और y की values आएगी। So what is the task at hand in this chapter? हमारे पास सबसे पहले तो pair of linear equations in 2 variable का मतलब है 2 linear equations in 2 variable होती हैं।
तो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x और y, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इस तरह से उनकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे this is the general form of pair of linear equations in two variable where a1 b1 a2 b2 c1 c2 are real numbers such that a1 square plus b1 square is not equal to 0, and similarly a2 square plus b2 square is not equal to 0. It is clear that a system of simultaneous linear equations is formed by linear equations in two variables. So जैसे कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस चीज का क्या मतलब है कि a1 और b1 दोनों इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। ठीक है, a1 और b1 बोथ कांट बी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आएगा, विच मेक्स नो सेंस। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कुछ डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है जहां से कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल जाए उनको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। एटलीस्ट वन सोल्यूशन अगर मिल जाए तो वो कंसिस्टेंट होगा। इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो अगर सिर्फ एक सोल्यूशन है तो उसको इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाएगा। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनके इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाले केस को हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो ये भी एक चीज है। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो जब भी लीनियर इक्वेशंस का नो सोल्यूशन आएगा देन इट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कई बार इनफिनिट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की जगह आपको इस तरह की कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, डिपेंडेंट है या नहीं, या फिर इनकंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट इक्वेशंस आर द इक्वेशंस of the type ax plus by is equal to c and k times ax plus k times by is equal to k times c। तो बेसिकली डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होती हैं कि आपने एक इक्वेशंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन मिल गई, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम डिपेंडेंट इक्वेशंस बोल देते हैं। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax plus by is equal to c and k times ax plus k times by is equal to mc। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कुछ इस तरह की होती हैं कि हमारे पास a और b को तो k से मल्टीप्लाई कर दिया पर c को किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसके हमारे पास डिफरेंट जो सॉल्यूशंस होते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे अगर हम देखें यूनिक सोल्यूशन का केस, तो यूनिक सोल्यूशन के केस में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर हम देखें नो सोल्यूशन का केस, इन दिस केस वी हैव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। एंड अगर हम देखें इनफिनिट सोल्यूशन का केस, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो ये हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी ये वाली कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं x plus y is equal to 7, x minus y is equal to 1। x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दी जाए, y की वैल्यू 3 पुट कर दी जाए तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, which means x is equal to 4, y is equal to 3 is the solution of this system of equations। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, नीचे को जाता हो सकता है, ऊपर को हो सकता है, सीधा हो सकता है, या फिर ऐसे अपराइट हो सकता है। किसी भी तरह का हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ हो सकता है, बट इट वुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे बनाया जाए? तो बेसिकली जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ऐसे शो किया गया कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आप ये 11th क्लास में सीखेंगे। तो इसने x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में बना के लिखा, विच इज गिविंग यू अ स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट किया जाए? सिंपल, कोई भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं हम। जैसे x को 0 पुट किया, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख ली, y को 0 पुट किया, x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख ली, उससे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन ऑलवेज लाई ऑन द कर्व ऑफ द इक्वेशन, वन पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू वन सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो एक लाइन अगर ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो दोनों जहां पे मीट कर रही होंगी वो उनका दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दीज आर सॉल्यूशंस एंड टाइप ऑफ सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो केसेस हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, यूनिक सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। तो इसमें a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2।
अगर हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, and if we have no solution then a1 by a2 same as b1 by b2, but this is not equal to c1 by c2. So these are the three conditions for the consistency of equations. तो solution of pair of linear equations निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं broadly, which is graphical method and algebraical method. और graphical method को सबसे पहले डिस्कस करते हैं. Graphical method is basically जैसे कि let's say हमारे पास एक इक्वेशन है x plus y is equal to 4 and second is let's say x is equal to y. ओके, तो इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो लेट्स से 1 2 3 4 1 2 3 4. तो ये जो पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये कुछ इस तरह से जा रही होगी. और x इज इक्वल टू वाई, ये कैसे पता लगा? x को 0 पुट किया, y 4 आया, y को 0 पुट किया, x 4 आया. सो 4,0 और 0,4 इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बन गई. अगर हमें x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाना है तो 0 0 1 1 2 2, ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ चलता जाएगा. तो मैं देख सकता हूं कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2 2 मुझे मिल रहा है, विच इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो आप एल्जेब्रिकली चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके ग्राफ सही बने या नहीं बने, बिकॉज जैसे ये 2,2 पे मीट किए, आप इसको दोबारा पुट करके देखिए वेदर इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस और नॉट. आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे डिस्कस करना है? बेसिकली जैसे ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड लेट्स से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे x की वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए y प्लस 2 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आएगा y प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सो 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 4. 2y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3. सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन. तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. कोई एक वैल्यू हम दूसरे की टर्म्स में निकाल के पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास पहली एक ही वेरिएबल में पूरी इक्वेशन बन जाएगी. आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, और उसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है उसका पूरा प्रोसीजर हम अभी आगे देखते हैं. सो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. मल्टीप्लाई द इक्वेशन सो एज टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड इक्वल. तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक किसी भी कोएफिशिएंट को पकड़ेंगे, उसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे दोनों केसेस में. जैसे लेट्स से एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और एक है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये जो x का कोएफिशिएंट है ये 12 बन जाए और इसका भी x का कोएफिशिएंट जो है वो 12 बन जाए. तो पूरी इक्वेशन को हम 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद इनको ऐड और सबट्रैक्ट किया जाएगा जिससे कि ये कोएफिशिएंट जो है एलिमिनेट हो जाए. उसके बाद सिर्फ एक वेरिएबल में हमारी इक्वेशन आएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे. जैसे ही y की वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू सिंपली आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे. ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो पॉलिनोमियल इज px की फॉर्म में अगर कुछ लिखा गया है तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, पर अगर px इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है. तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन x इज इक्वल टू a इज आल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन. तो पॉलिनोमियल की जीरो जो होती है वही इक्वेशन की रूट होती है. ठीक है, तो बस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है बट दे मीन द सेम थिंग. जैसे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर ये है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विल बी द पॉलिनोमियल इक्वेशन. डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री वी कैन राइट अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन. तो डिग्री के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया, वैसे ही यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग इक्वेशंस भी आ जाती हैं. पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी इसकी डिग्री जो है दैट विल बी 2. व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देंगे 0 से, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. a इज नॉट इक्वल टू 0 इज मैंडेटरी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसका असर्शन रीजन बन सकता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन. तो दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दीज थ्री आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स. c को कई बार कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, बट a b c वैसे कोएफिशिएंट्स होते हैं. इसके जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. पर कई बार ax स्क्वायर प्लस c जो होती है इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, जिसमें b इज इक्वल टू 0 होता है. दिस इज नॉट इन द स्कोप ऑफ 10th क्लास वैसे. तो ये जो है
जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं. पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and only 2 रूट्स, उसके सिर्फ 2 रूट्स हो सकते हैं. और रियल रूट्स की बात की जाए तो वो डिफरेंट स्टोरी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिफरेंट रूट्स, and if alpha is a root of a quadratic polynomial or quadratic equation, then ax squared plus bx plus c is equal to 0, then x minus alpha is a factor of quadratic equation. तो बेसिकली वही फैक्टर थ्योरम है, अगर अल्फा उसका 0 है तो वो उसका फैक्टर होता है, उसी चीज को बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की फॉर्म में लिखा गया. सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के हमारे पास 3 बेसिक तरीके होते हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें नहीं सीखना है, ये दिस इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ. फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें हमें कुछ 2 नंबर्स ऐसे बनाने हैं जिनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू ac, और जिनका सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू b. तो ऐसे 2 नंबर्स होने चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2, सच दैट उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac और नंबर 1 प्लस नंबर 2 उनका सम विल बी इक्वल टू b. जैसे ही हमारे पास ये 2 नंबर्स हमें मिल जाएंगे, उसके बाद हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है ax स्क्वायर प्लस नंबर 1 टाइम्स x प्लस नंबर 2 टाइम्स x प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड देन कॉमन फैक्टर्स लेके उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे. उन फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 करके वी विल गेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट मेथड इज द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है, तो श्रीधराचार्य वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन, संस्कृत पंडित एंड फिलोसोफर. उसने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था, उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. सो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो कुछ इस तरह से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं. अगर आप फैक्टराइजेशन के मेथड से बचना चाहते हैं तो दिस इज अ सिंपलर मेथड टू सॉल्व द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. अगले टॉपिक पे आता है नेचर ऑफ रूट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें पता है कि रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं. यहाँ पे रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होती है, देन वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नो रियल रूट. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पॉलिनोमियल्स में देखा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय ए होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इनटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए व्हिच इज द कांस्टेंट टर्म. सो दिस इज, तो यहां पे आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये कॉन्सेप्ट है. उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इस तरह के कई बार आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे. अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो सम विल बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो सम नेगेटिव होगा पर उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. अगर दोनों रूट्स का ऑपोजिट साइन है तो सम विल बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी नेगेटिव. अच्छा, सम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो बड़ा वाला रूट है, मैग्नीट्यूड में जो बड़ा वाला रूट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जैसे अगर मेरे पास रूट्स हैं 5 एंड -3 तो इनका सम विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. अगर रूट्स हैं -5 और 3 तो इनका जो सम है दैट विल बी नेगेटिव. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर. इफ 2 रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन हमारे पास a की वैल्यू c के इक्वल होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट 1 बाय अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा c बाय a विल बी इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी. अगर दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइंस हैं तो एक रूट अगर अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, अल्फा माइनस अल्फा की वैल्यू हमें पता है 0 हो जाएगी, विच मीन्स माइनस बी बाय ए की वैल्यू 0 है, विच मीन्स b की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. तो ऐसी सीक्वेंस जहां पे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हमेशा कांस्टेंट रहता है उसको हम एपी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय a1, सेकंड टर्म बाय a2, nth टर्म बाय an and so on, and the common difference by d. तो AP हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी. यहाँ पे a2 minus a1, a3 minus a2 up to an minus an minus 1, इन सब की वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस के इक्वल हो जाती है.
नेक्स्ट बढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो हमारे पास एपी जो होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब जब मुझे कुछ फैक्ट्स के बारे में देखना है एपी के, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं, अगर कोई फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, फाइनाइट एपी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। और कॉमन डिफरेंस जो होता है, तो कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है तो सारी टर्म सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज जीरो। अगर इंक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। ये उनकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। 6, 9, 12 वाली में कॉमन डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो रही है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डिक्रीजिंग एपी बन रही है। आगे चलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हैं, जैसे सेकंड टर्म में हमारे पास a प्लस डी आता है, थर्ड टर्म में a प्लस टू डी आता है, फोर्थ टर्म में a प्लस थ्री डी आता है, ऐसे ही nth टर्म में a प्लस n माइनस वन डी आता है। तो इसका मतलब है, तो nth टर्म of the AP is given by a plus n minus 1 into d. This is also called the general term and this is also called the last term. इसको general term या फिर last term भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज mth टर्म फ्रॉम द एंड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी 2 मार्कर में या फिर MCQs में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है तो आप क्या कीजिए, एक मेथड तो ये है कि हम उस AP को रिवर्स में चलाना शुरू कर दें, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लें और जो कॉमन डिफरेंस है उसको नेगेटिव कर दें। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, L माइनस एम माइनस वन इंटू डी। या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि अगर हमारे पास n टर्म्स हैं, तो अगर मुझे mth टर्म फ्रॉम द लास्ट देखनी है, दैट विल बी n माइनस एम प्लस वंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो दिस यू कैन रिमेंबर, आई थिंक दिस वन इज मोर टिपिकल देन दैट। तो दैट इज एन ईजियर टास्क कि आप क्या कीजिए कि हम यहाँ पे उसकी लास्ट टर्म निकाल लीजिए। लास्ट टर्म अगर दी हुई है बहुत अच्छा है, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान के और कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव मान के वहां से m टर्म निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, यहाँ पे जो 3 टर्म्स को हमें एज्यूम करना होता है, तो दैट इज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो 3 टर्म्स को हमेशा इस तरह से एज्यूम करते हैं। 4 टर्म्स को a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। 5 टर्म्स को a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। तो बेसिकली आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि अगर इन टर्म्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास d कैंसिल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, माइनस थ्री डी माइनस डी प्लस थ्री डी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी d कैंसिल हो जाएगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है, यहाँ पे 2d है, यहाँ पे d है, यहाँ पे 2d है। तो इवन वाले केस में हमेशा कॉमन डिफरेंस 2d होता है, जो हम टर्म्स एज्यूम कर रहे हैं उनका कॉमन डिफरेंस। और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उनमें कॉमन डिफरेंस हम d लेते हैं। दिस इज फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली कैसे आता है वो फॉर्मूला वो यहाँ पे डिराइव करके बताया है। जैसे फर्स्ट टर्म है a प्लस एन माइनस वन डी है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, यहाँ पे सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म है, इस तरह से चलते जा रहे हैं। अगर इनको ऐड करते जाएंगे तो 2a प्लस एन माइनस वन डी हमें मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? हमें n टाइम्स ही मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो ट्वाइस ऑफ सम हो जाएगा, क्योंकि ये भी सम है ये भी सम है, तो ट्वाइस ऑफ सम की वैल्यू विल बी इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन डी। सो सम की जो वैल्यू होती है दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula for sum of n terms of an AP. इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sum of n terms is equal to n by 2 a plus l. This is another way of writing this formula. So a plus l, अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है और n नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चंस की। जब आपको nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना होता है, सम ऑफ n टर्म्स दिया होता है, तो एक्चुअल में nth टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स। आप ऐसे सोचो, आपके पास n टर्म्स है और फिर n माइनस वन टर्म्स है, n टर्म्स में से n माइनस वन टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास nth टर्म बचेगा। तो nth टर्म इज गिवन बाय sn माइनस वन। ऑल्सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड द एंड of an AP is always constant and is equal to the sum of first and the last term. और next है, except the first term, the any term of the AP is equal to half the sum of terms equidistant from the term. Suppose an is the term which is equidistant from the term an minus k
and an plus k, then an is equal to half an minus k plus an plus k by, मतलब ठीक है। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसे समझो कि जैसे लेट्स से फर्स्ट टर्म है या लेट्स से सेकंड टर्म है और लेट्स से यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और लेट्स से अगर मुझे एक टर्म देखनी है, लेट्स से a3, तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास a1 और a5 है तो ये a3 टर्म इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो a3 टर्म जो है a1 और a5 का हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं ट्राइंगल्स पे। अब ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो हमें जानना है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं जिनका सेम शेप और साइज होता है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो ये उसके ऊपर पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो बेसिकली इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म वन फिगर इनटू अनदर बाय सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शंस, देन उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल देते हैं। तो बेसिकली इनमें जितनी भी साइड्स होती हैं, सारे एंगल्स होते हैं, वो सब इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ऐसे फिगर्स जिनके सेम शेप होता है बट उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। जैसे ये फिगर, इसको थोड़ा एनलार्ज वर्जन ये वाला फिगर हो जाएगा, तो इनके सेम शेप्स तो हैं बट इनके साइजेस थोड़े डिफरेंट है। उसके बाद सिमिलर पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स भी सिमिलर तब होते हैं जब हमारे पास उनके एंगल्स तो सेम होंगे बट उनके जो साइड्स हैं उनकी रेशो कुछ प्रोपोर्शन में होगी। जैसे यहाँ पे 3:2 में इनकी रेशोज है, दीज आर कॉल्ड एज सिमिलर पॉलीगन्स। अब सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट जहां पे हमें फोकस करना है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होती हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। तो यहाँ पे सारे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और उनकी जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में आएंगी, देन द ट्राइंगल्स आर नोन एज सिमिलर ट्राइंगल्स। तो 3 टाइप की सिमिलैरिटीज होती हैं। एंगल 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 सिमिलैरिटी, अगर ट्राइंगल्स में सारे एंगल्स इक्वल हैं तो उनको सिमिलर बोल दिया जाएगा। एस सिमिलैरिटी, तो अगर दो ट्राइंगल्स में हमारे पास दो साइड्स हैं, उनकी प्रोपोर्शन सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है एंड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल वो भी इक्वल है, देन दोस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ड्यू टू एस सिमिलैरिटी। एस सिमिलैरिटी, अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं दूसरे ट्राइंगल्स की तो उसको एस बोला जाता है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी तो बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल तो इक्वल होगा ही, तो दैट मींस एंगल एंगल सिमिलैरिटी इज आल्सो अ थिंग। आगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसका प्रूफ आपको आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर 6 सेट्स आते हैं तो उसमें से आपके 2 सेट्स में तो कम से कम बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ आएगा ही आएगा, या उसके कन्वर्स का प्रूफ आएगा ही आएगा। तो बेसिकली कैसे प्रूफ किया जाता है इसको, तो हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल को एडीई को। तो यहाँ पे हम इसका एरिया अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए इस साइड के ऊपर, हमें पता है कि डी इज पैरेलल टू बीसी है, तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करके हमारे पास आ जाएगा हाफ ई एम इंटू ए डी। एंड सिमिलरली इसके एरिया को मैं ये भी लिख सकता हूँ हाफ डी एन इंटू ए ई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूं, नाउ दीज आर आल्सो परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ से, तो अगर मैं इन ट्राइंगल्स को देखूं, अच्छा दीज आर परपेंडिकुलर्स, तो ये ट्राइंगल्स को अगर देखा जाए, ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल अब अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें, फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल DBE एंड द अदर ट्राइंगल इज ट्राइंगल CED। इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर एरिया को देखा जाए तो इस ट्राइंगल के एरिया को, DBE के एरिया को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू EM इंटू BD, एंड CED के एरिया को लिख सकते हैं हाफ इंटू DN इंटू CE। अब जब दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारे पास BPT बेसिकली बन जाएगी। तो कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता है ये जो ट्राइंगल है एंड दिस अदर ट्राइंगल, इन दोनों का बेस सेम है एंड दीज आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इनका एरिया भी सेम होता है। सो यू हैव टू राइट ट्राइंगल्स व्हिच हैव द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स दे हैव इक्वल एरिया। तो इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो वी गेट, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, ताकि EM कट जाए और DN कट जाए, तो यू गेट AD बाई BD इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करके यू गेट AE बाय CE। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ BPT। और अगर BPT के कन्वर्स का अगर प्रूफ देखना है
तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें पता है कि लेट्स से वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर हमें पता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो वी हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से DE इज नॉट पैरेलल टू EC, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट्स से DE डैश इज पैरेलल टू BC। तो नाउ सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो हम कह सकते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, पर हमें ये भी गिवन है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, तो इसका मतलब AE बाई EC के भी ये इक्वल हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश जो हैं वो कोइंसाइड करें, वो दोनों एक ही पॉइंट हो जाएं, विच मीन्स जो हमारी ये लाइन है DE डैश वो पैरेलल थी BC के, विच मीन्स DE भी पैरेलल होगी BC के। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ट्रिपल एंगल या फिर डबल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका प्रूफ भी है, ठीक है। प्रूफ आई डोंट थिंक प्रूफ पूछा जाता है, बट यहाँ पे यू कैन लुक अप द प्रूफ इन द NCERT, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और तीसरा एंगल के इक्वल है, सॉरी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, this angle is equal to this angle and the third angle is equal to the third angle, तब हम कह सकते हैं by angle similarity this will be similar triangles। और SAS similarity को ऐसे बोल सकते हैं, let's say AC upon DF जो है that is equal to AB upon DE, also angle A is equal to angle D, तो हम कह सकते हैं SAS similarity से ये दोनों similar हो जाएंगी। SAS similarity का यहाँ पे proof भी है, ठीक है। प्रूफ नहीं गिवन है, ठीक है, तो वो प्रूफ के लिए आप जगह छोड़ी हुई है, तो यू कैन ट्राई आउट द प्रूफ, ठीक है। बहुत लेस लाइकली है, बट बेसिक के एग्जामिनेशन में प्रूफ पूछा जा सकता है, विच इज मोर NCERT फोकस्ड। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में विच इज इट इज लेस लाइकली टू बी आस्क्ड। आगे चलते हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी में क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी सारी साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में है, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर नोन एज सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इनको आप एज इट इज याद कर जाएं तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ट्राइंगल्स के केस में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं ही हैं, फर्दर और भी कुछ बहुत सारी चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं। फर्स्ट थिंग इज कि उनके पेरीमीटर्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। पेरीमीटर्स आर इन द सेम रेशो एज देयर साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो और पेरीमीटर्स की रेशो सेम होती है। ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो भी सेम होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स की रेशो भी सेम होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की रेशो भी सेम होती है। तो अगले चैप्टर पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विच इज द लास्ट चैप्टर इन दिस 2 शॉर्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जब भी कोई पॉइंट होगा A, B, तो उसको हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं, विच इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहला वाला कोऑर्डिनेट, उसको हम एब्सिसा बोल देते हैं। वाई कोऑर्डिनेट होता है सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। और जो एब्सिसा होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा दैट इज द एब्सिसा। ओके, तो ये डिस्टेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ओके, अब जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से अगर पूछ लिया जाए कि लेट्स से पॉइंट है हमारे पास -3,2, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो वैसे अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो डिस्टेंस विल बी ओनली 3, बट एक्चुअल में -3 उसको देख लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे है तो उसको -3 भी बोल दिया जाता है। तो perpendicular distance of point from the x-axis is the ordinate. This is measured parallel to the y-axis. Abscissa is measured parallel to the x-axis. आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, ये तो पता ही है सबको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करते हैं हमेशा क्वाड्रेंट्स। उसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे हमारे पास होता है प्लस प्लस, यहाँ पे साइंस होते हैं माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस इन आवर coordinate planes. Abscissa of any point on the y-axis is always 0. Ordinate of any points on the x-axis is always 0. तो ये चीज आपको याद रखनी है। मिरर इमेज, सो whenever there is a point x, y, तो अगर मुझे उनकी मिरर इमेजेस देखनी है, ठीक है, सो मिरर इमेजेस जो होती हैं, दिस इज वेरी क्रूशियल वन। तो x, y की अगर मुझे मिरर इमेज देखनी है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है x, y, लेट्स से मुझे उसकी मिरर इमेज देखनी है इन द x एक्सिस। तो x एक्सिस में उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? x, -y। y एक्सिस में उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? -x, y। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मिरर इमेज इन द x एक्सिस, दिस इज द मिरर इमेज इन द y एक्सिस, ठीक है।
तो ये वाले पोर्शन को भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मिरर इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। इस पोर्शन को भी आप अच्छे से एक बार बना के देख लेंगे तो आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि अगर एक्स एक्सिस में मिरर करना है, ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डिनेट का साइन चेंज करो, वाई कोऑर्डिनेट का। अगर वाई एक्सिस में मिरर इमेज देखना है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो। तो जिसमें मिरर इमेज देखना है उसके ऑपोजिट वाले का साइन चेंज हम कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, दो ही फॉर्मुलेज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली पी क्यू डिस्टेंस अगर हमें देखना है x1 y1 और x2 y2 के बीच में, दिस इज गिवन बाय x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का रूट। सो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर कि आप x1 - x2 लिख रहे हैं, y1 - y2 लिख रहे हैं, या फिर आपने एक बार x1 - x2 लिखा है, एक बार y2 - y1 लिखा है, इट डजंट मैटर, ठीक है। एटलीस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में ये चीज मैटर नहीं करती क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव के इक्वली आता है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास इंटरनल डिवीजन का बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, इफ द रेशियो इज m/n देन द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m/n इज गिवन बाय mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स AB लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m/n। आगे आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे, तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एक्चुअली, बट अगर ये जो पॉइंट P है ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो हम इस रेशियो को m/n ले लेते हैं। सो m/n रेशो लेके हमें ये बाहर वाला पॉइंट मिल जाता है mx2 - nx1 अपॉन m-n, my2 - ny1 अपॉन m-n। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज गिवन बाय x1 + x2/2, y1 + y2/2, वेरी सिंपल थिंग। एंड लास्ट में हमारे पास आता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन इज बेसिकली कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो इसके इस वर्टेक्स से दूसरी साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। तो तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं। सो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोस आर गिवन बाय x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 7 चैप्टर्स, उसका हमने थॉरली रिवीजन कर लिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। हम कल बाकी के बचे 7 चैप्टर्स का रिवीजन लेके आएंगे। कीप वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।